हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम पास्ट एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है। आईसीआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने जो क्वेश्चन बनाया है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि सर जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है, या तो आप सीख जाओ कि इस तरीके से हमें ध्यान से चीजों को रीड करना है, समझना है। दोस्तों, जो जब से न्यू सिलेबस आया था, एज यूजुअल जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जून 2024 का पहला मॉक टेस्ट पेपर, उसमें चैप्टर 1 से क्या सवाल पूछा था। तो सीधा सीधा अभी कहां पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 4C में। अब ये भी हम ऑब्जर्व करते चलेंगे कि चैप्टर 1 से जो एक ही क्वेश्चन आने वाला है, 6 मार्क्स का वेटेज है। अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, तो कंपनीज एक्ट का वन शॉट रिवीजन सारे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन का मैं आपको दे चुका हूं, जो करीब करीब आपके 21 मार्क्स कवर कर रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 14, एलएलपी एक्ट कर चुके हैं वन शॉट, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, बहुत आधे घंटे का वीडियो है बॉस, 1.5 की स्पीड पे देखोगे तो 20 मिनट 25 मिनट पे हो जाएगा करके। और यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं जो 6 मार्क्स का आता है, तो आप ये सारे क्वेश्चन 47 मार्क्स तक तो कवर हो जाएगा। यस और नो। दोस्तों, यहाँ पे हम इस चैप्टर में भी ऐसे ही जाने वाले हैं। पहले तीनों मॉक टेस्ट पेपर जून से पहले कवर कर लेंगे, जो अब तक आ चुका है जून 2024। देखेंगे किस हिसाब से इंस्टीट्यूट सवाल पूछ रही है, आंसर कैसे लिखने हैं, क्या अप्रोच है आईसीआई का। जून का मेन पेपर, उसके बाद सितंबर के दोनों एमटीपी कवर करेंगे, और जैसे जैसे बाकी के पेपर्स आएंगे वो भी मैं आपको ऐड करते जाऊंगा और वन शॉट वीडियो बना के दूंगा। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है एमटीपी 1 जून 2024 का, कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। बेटा ये आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छे से इसे समझिएगा। जब मैं बता रहा हूं तो एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, इसी के साथ रिवीजन आपका डन हो जाए। ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया, अमोल कासा से केसी है, तो दोस्तों बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो, प्लीज ऐप डाउनलोड कर लो। डेली क्विज वहां पे सॉल्व कीजिए, तुरंत रिजल्ट आपको मिलेगा। ये पीडीएफ वगैरह आपको ऐप में मिल जाएंगे करके, आप कहीं से भी हो। अगर आपका आईफोन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कौन सा ऐप डाउनलोड करना है करके। माई कोचिंग ऐप डाउनलोड करो और ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करो। थोड़ा मेहनत है लेकिन आ जाओगे। एंड्रॉइड वालों को सीधा अमोल कासार ऐप डाउनलोड करना है। चलो सर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। तो भाई पहले 4 टाइप्स है, समझ लेते हैं। अब बच्चों को अंदर का कंटेंट लिखते नहीं आ रहा है, वो भी बता रहा हूं, वो भी समझाओगा बेटा, लेकिन मेन 4 टाइप क्या है। तो पहला क्रिमिनल लॉ है, फिर उसके बाद सिविल लॉ है, देन आफ्टर कॉमन लॉ, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों, लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन अब मुझे हर एक पॉइंट आपको समझाना है, ठीक है, एक्सप्लेन करके बताना है, और आपको याद भी रखवाना है। तो चलो आराम से शुरू करते हैं, और आप सिर्फ सुनते जाइए। आप खुद पे यार मतलब ट्रस्ट रखिए, और ये लेक्चर देखने के बाद समझिएगा कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया सर। पहले क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्या है टाइप्स ऑफ लॉ। देखो दोस्तों, हम पहला लिखेंगे क्रिमिनल लॉ। अंदर अपने लैंग्वेज में लिख सकते, लिखो, मैं आपको समझा रहा हूं और बहुत चीजें याद रह जाएगी। क्रिमिनल लॉ में क्या लिखना है। क्रिमिनल लॉ ये किसके साथ कंसर्न होता है, किससे रिलेटेड बना है। तो क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद द लॉ, पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड। अगर आप ये वर्ड नहीं लिख पाए, रिलेटेड लिखा तो भी चलेगा। इस कंसर्न विद द लॉ रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, पब्लिक रॉन्ग्स, पनिशमेंट ऑफ द सेम। तो भाई हम लोग वायलेशन मतलब तोड़ना, अगर आप किसी रूल्स को आप तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, तो वो क्या चीज होगी, और उससे रिलेटेड आपको पनिशमेंट क्या मिलेंगे, ये क्रिमिनल लॉ में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं ना बेटा, ये देखो, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर अंडर दिस लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या आते हैं, तो क्राइम जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट, ये सारी चीजें आती है, चीटिंग वगैरह। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखना है, मैं पूरा क्रिमिनल लॉ आपको डन करवा के देता। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा बेटा, पहला पॉइंट आपने लिखा कि इस क्रिमिनल लॉ किसके साथ कंसर्न है, वायलेशन मतलब ब्रेक करना, रूल्स ऑफ लॉ, पब्लिक रॉन्ग, या तो उसका पनिशमेंट। ओके, ऑब्जेक्ट सेम। क्रिमिनल लॉ इज गवर्न अंडर द आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, एंड सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आपने शॉर्ट फॉर्म याद रखा तो भी चलेगा। देखो, 2 शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, एक आईपीसी इंडियन पेनल कोड, और एक सीआरपीसी मतलब क्या, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। आईपीसी क्या बोलता है बेटा, इंडियन पेनल कोड डिफाइन करता है कि क्राइम किसे कहा जाएगा, उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, एंड पनिशमेंट क्या होगी। तो क्राइम क्या, उसका नेचर क्या, और पनिशमेंट क्या, ये डेफिनेशन कहां पे दिया जाएगा, आईपीसी में। और अगर जेल में लेके जाना है तो भाई कैसे प्रोसीजर होगी, कितने दिन आप उसको रिमांड में रख सकते हो, जज से कैसे परमिशन मांगना है। तो ये जो प्रोसीजर है, एग्जॉस्टिव प्रोसीजर, सीआरपीसी में क्या दिया हुआ बेटा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन क्या है, एग्जॉस्टिव प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम। देखो,
आपको याद रखना ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैंने कहा टाइप्स ऑफ लॉ में पहला लिखा क्रिमिनल लॉ, किससे रिलेटेड है बेटा, वायलेशन ऑफ रूल, पब्लिक रॉन्ग या पनिशमेंट, इसमें क्रिमिनल लॉ बताया हुआ है। इसको दो चीजें गवर्न करती है, क्रिमिनल लॉ गवर्न अंडर टू कोड, एक इंडियन पेनल कोड 1860, एक सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ईयर याद नहीं रहे तो भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म लिखना। आईपीसी क्या कहता है बेटा, डिफाइन करता है क्राइम, नेचर और पनिशमेंट, और सीआरपीसी क्या करता है, प्रोसीजर बताता है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है पनिशमेंट, ठीक है। और एग्जांपल लिखना, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, ये कुछ तो एग्जांपल्स है अंडर द ऑफेंस, क्या बेटा, क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर ये चीजें आती है, तो क्रिमिनल लॉ खत्म हो गया। ये 3-4 पॉइंट याद रहेंगे, बोलो यस और नो, यस। दूसरा हम लिखेंगे सिविल लॉ। क्या होता है सिविल लॉ, अंदर क्या कंटेंट लिखे सर, मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब जो भी झगड़े बिटवीन इंडिविजुअल या तो ऑर्गेनाइजेशन आर डील्ड अंडर द सिविल लॉ। कोई भी जो झगड़े हो गए नॉर्मल इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, क्राइम की बात नहीं चली, नॉर्मल डिस्प्यूट्स, तो सिविल लॉ में डिस्कस हो गए। सिविल कोर्ट इन्फोर्स वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट एंड ऑब्लिगेशन थ्रू द इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सूट्स। सिविल लॉ प्राइमरीली फोकस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रैदर देन, क्या बेटा, पनिशमेंट। बस ये पॉइंट लिखना, आप भले ऊपर का पॉइंट नहीं लिख पाए, पहला पॉइंट लिखना ये वाला कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए हमने सिविल लॉज हमने बनाए हैं। और सिविल लॉज किस पे फोकस करता है, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे, मतलब हमें झगड़े को सॉल्व करना है, पनिशमेंट की बात नहीं। यहां पे हम कॉम्प्रोमाइज कराएंगे, है ना, और आपको डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराएंगे, यहां पे हम पनिशमेंट को थोड़ा साइड में रखेंगे। तो सिविल लॉ की ये लाइन याद रखना, ये प्राइमरी फोकस किस पे होता है बेटा, सिविल लॉ का, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे, रादर देन व्हाट, पनिशमेंट। याद रह जाएगा, यस सर। द एक्ट ऑफ प्रोसेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ किससे गवर्न किया जाता है, जैसे वहां पे इंडियन पेनल कोड था, यहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, क्या बेटा, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इतना याद रहा तो ठीक है, वहां पे आईपीसी था, सीआरपीसी था, यहाँ पे कोड ऑफ सिविल, सीपीसी याद रखना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म भी लिख दे अल्टीमेटली तो भी चल जाएगा। द सिविल लॉ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, तो इसके अलग अलग जो सीएस करने वाले बच्चे उन्हें समझता है, आप सिर्फ नाम याद रखिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ में आता है, फैमिली जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हो, फैमिली लॉ हो, प्रॉपर्टी लॉ हो, है ना, लॉ ऑफ टॉर्ट हो, ये सारे जो डिस्प्यूट्स है वो कहाँ पे कवर हो गए, कहाँ पे कवर हो गए, सिविल लॉ में। सब एग्जांपल ऑफ सिविल ऑफेंसेस आर, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, डिलीवरी को टाइम पे गुड्स को डिलीवर नहीं किया, पेमेंट किसी का नहीं किया, इतना लिखा तो भी चलेगा। डिफामेशन मतलब बदनामी की, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच वो तो आ ही गया था। डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, भाड़े करूं में या टेनेंट लैंडलॉर्ड में कोई झगड़ा हुआ, तो ये सारे सिविल लॉ में आए। तो एग्जांपल याद रखना, एक लाइन तो आपका बन जाएगा। बताओ सिविल लॉ याद रहा बेटा, सिविल लॉ क्या है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व करने के लिए हम सिविल लॉ बनाए हैं। सिविल लॉ में हमारा प्राइमरी फोकस क्या होता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये दूसरा पॉइंट लिखना। प्राइमरी, पहला तो मीनिंग हो गया, दूसरा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये प्राइमरी फोकस है रादर देन पनिशमेंट। तीसरा, इसे कौन मैनेज करता है भाई, सीपीसी, क्या बेटा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। ईयर याद नहीं रहा तो भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म लिखा तो भी चलेगा। फिर आप इसके चौथा एग्जांपल लिख देना भाई, क्या, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, ये सारे मैटर हम सिविल लॉज में लेके आते हैं, दैट्स ऑल, खत्म। फिर हम आएंगे तीसरे लॉ पे। देखो टाइप्स ऑफ लॉ चल रहा है, पहला क्या लिखा हमने, क्रिमिनल लॉ, दूसरा क्या लिखा, सिविल लॉ। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अंदर का कंटेंट याद रहेगा, लिख पाओगे, यस और नो। बिल्कुल मत डरो बेटा, एग्जाम पास में आ रही तो क्या, ये 6 एलएलपी 6 कंपनी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो मैंने इसलिए पास्ट एग्जाम करा रहा हूं क्योंकि बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे पूरी दुनिया मेहनत कर रही है, तोगा पे कर रहे हैं, पार्टनरशिप ठीक है, लेकिन ये तुम छोड़ रहे हो, वहीं पे तो पासिंग बन रहा है, वहीं पे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से करो, ठीक है। व्हाट इज कॉमन लॉ, सर सोलोमन वर्सेस सोलोमन याद आ रहा है। आप कोई केस स्टडी लेते हो और उस पे से जजमेंट देते हो कि यहां पे ये डिसाइड हो चुका है तो तेरे साथ भी ऐसे ही होगा। मतलब सर कॉमन लॉ में क्या लिखना है, जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ इज कॉमन लॉ। पहला ही पॉइंट यही लिखो बेटा कि जो भी केस लॉ तुम लोग याद रखते हो, है ना, उस केस लॉ को ही कॉमन लॉ बोला जाता है। अ जजमेंट डिलीवर बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 141। तो इसका रेफरेंस भी आ गया बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया तो हम आर्टिकल यूज करते हैं, सेक्शंस वर्ड यूज करेंगे नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 141 है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जो जजमेंट दिए वो भारत के अंदर, टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप अवेलना कर सकते नहीं, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ, अभी कुछ नाम आ रहे हैं, स्टेर डेसिस इस प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ, ये लैटिन टर्म है जो कह रहा है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसके साथ आप टिके रहे, आप वापस वापस अपना वक्त बर्बाद ना करें, ठीक है।
The doctrine of stare decisis reinforced the obligation of court to follow the same principle or judgment established previous decision while ruling case were fact are similar on all four leg with the earlier decision. देखो राजा, अब कॉमन लॉ में क्या लिखना है, तो आप पहले तो लिखो कॉमन लॉ ये जुडिशियल प्रेसिडेंट, कोई जुडिशियल जजमेंट है या केस लॉ हम लोग कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन लॉ। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 का हो गया, जहां पे आप कहोगे कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो भारत के हर एक कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और यहां पे एक लैटिन फ्रेज आया था, क्या भाई, ये स्टेयर डिसिस मतलब क्या सर, कि अगर स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, जो ऑलरेडी निर्णय हो चुका है, आपके सारे केस वो पूरा सिमिलर है रिलेटेड टू प्रीवियस मैटर, तो आप उसी के साथ खड़े रहिए कि आपको कॉमन लॉ में लिखना है। और लास्ट बेटा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये देखो आपको भले आंसर बड़ा लगा लेकिन आपने आपके चैप्टर का एक बड़ा पॉइंट रिवाइज कर लिया मेरे साथ। बताओ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। Natural justice, often known as just natural deal with certain fundamental principle of justice going beyond written law। ये कुछ लिखे हुए कायदों से आगे जाके बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझना अंदर लिखना क्या है। यहाँ पे एक फ्रेज आता है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ मतलब क्या सर, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस। मैंने ही खून किया और मैं ही जज रहूं तो मैं निर्णय कैसे दे पाऊंगा, न्याय कैसे कर पाऊंगा। तो ये जो टर्म है ना बेटा, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, मतलब कि अपने ही कांड में आप जज नहीं रहोगे। नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस एंड इट्स रूल अगेंस्ट प्रेजुडाइज, मतलब ये न्याय के विरुद्ध रहेगा ना सर। और एक दूसरा टर्म आता है ऑडी अल्ट्रम, क्या बेटा, परटम करके। ये क्या है, हियर अदर पार्टी और गिव अदर पार्टी फेयर हियरिंग, सामने वाले को चांस दीजिए कि अपनी बात कह सके, तो उसका सुन भी लीजिए, ऑडी अल्ट्रम परटम करके। and reasoned decision are rules of natural justice। a judgment can be override और अल्टर, अंडरलाइन कीजिए, कोई भी जजमेंट कोर्ट का हम ओवरराइड कर सकते हैं, कॉमन लॉ को हम अल्टर कर सकते हैं। कॉमन लॉ कैन बी अल्टर बट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज इन द स्टेट्यूट्स। आप कायदा नहीं बदल सकते बट आप कोई सिचुएशन में कॉमन लॉ को क्या कर सकते हो बेटा, अल्टर कर सकते हो करके। तो ये समझा आपको, तो ये ध्यान में रखिए, यू कैन नॉट ओवरराइड स्टैट्यूट। आप स्टैट्यूट मतलब कायदे को ओवरराइड नहीं कर सकते बट आप ओवरराइड कर सकते हो कॉमन लॉ। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या लिखे सर, सिंपल सी बात है, नेचुरल जस्टिस बियॉन्ड द रिटर्न लॉ, जस्टिस गोइंग बियॉन्ड द रिटर्न लॉ। दो फ्रेज है, नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ मतलब क्या, नो वन शुड बी मेड जज इन हिज ओन केस, और दूसरा था ऑडी अल्ट्रम, क्या बेटा, परटम करके। सामने वाले को सुनिए आप, और ये लाइन लिख लीजिएगा कि जजमेंट कैन बी ओवरराइड मतलब अल्टर, यू कैन अल्टर कॉमन लॉ बट यू कैन नॉट ओवरराइड और चेंज क्या बेटा, स्टैट्यूट, मतलब कायदा नहीं बदल सकते। तो ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन, ये मैंने रिवाइज करा दिया। क्या था भाई, पहला सवाल, चैप्टर 1 का रिवीजन चल रहा है ऐसे समझो, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ इन क्या बेटा, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो इंडियन जुडिशियल, इंडियन लीगल सिस्टम में अलग अलग लॉ, कौन से 4 लॉ जरा बता दीजिए मुझे, बताइए। पहला क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, उसके बाद कॉमन लॉ और नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट्स ऑल। तो इसी के साथ हमारा ये एमटीपी हो गया खत्म। और बड़ा एक ही क्वेश्चन था लेकिन इसका आंसर बड़ा था तो एक्सप्लेन करना पड़ा, तो आप इसको ध्यान में रखिए। और 7 मार्क्स से 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलो यहीं पे रुकता हूं दोस्तों, अगले लेक्चर को आपको तुरंत कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।